स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा ये पेपर है समाज कार्य जून 2019 में। ये जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है सोशल वर्क का, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 पर आज हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि किस वर्ष लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी? आप 1869। ये किसी ने कहा 1877। देखिए भाई साहब, 1860 ऑप्शन है। इंग्लैंड का 1869 देखिए देखिए अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, देख लीजिए 1877 आ रहा है। अमेरिका का है वो, अमेरिका का। मैडम यूएसए का है आपका, अमेरिका बुफेलो का है 1877 का। उसे पता होगा। बाई मिस्टेक, वो 2 बार उन्होंने बोला, कैसे बाई मिस्टेक हो सकती है भाई? एक बार हो सकता है, 2 बार सुन लो तो बाई मिस्टेक। 1869 जो है वो लंदन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, याद रखिएगा 1877। अब आप लोग जरा मुझे बताइए कि ये लंदन की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, इसमें इसकी स्थापना में किसकी भूमिका है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869 की क्या? ऑक्टेविया हिल और गोसेनमेंट। ओके, गेसलमेंट जो है आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पे गेसलमेंट की भूमिका बेटर मानी जाएगी। और यहाँ पे जो है आउटडोर रिलीफ में अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे पुअरला गार्जियंस की भूमिका में देखने को मिला। हालांकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में तो एक्टिविया हिल की भूमिका मिली यूएसए में, ना कि यहाँ पर मिली है। यहाँ अगर सबसे सही जवाब आपका है तो गेसलमेंट इज़ द राइट आंसर होगा आप सबका। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लगा के आइएगा इन्हीं का नाम, गेसलमेंट का। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। अब हम बात करते हैं यूएसए की, ठीक है। यूएसए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877, बताइए इसकी स्थापना, या आप ये कह लीजिए कि इस्टेब्लिश्ड बाय किसकी भूमिका है? हम्फ्री गुटरिन की। अरे शाबाश, बोलते हो, लेट बोलते हो आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, पहला वाला जो यू के का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आप देख सकते हो। बहुत सरल प्रश्न, आप लोग को पता भी होना चाहिए ये, है ना, कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रामीण और समुदाय के बीच में अंतर के विषय में बात कर रहा है? अंतर और उसके बारे में विषय कर रहा है, उसके बारे में। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पहली पॉइंट है, जरा पढ़िए अच्छे से। ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संपर्कों की प्रधानता प्रदर्शित होती है, जबकि शहरी समुदायों में गौण संपर्कों की जो है विशेषता मानी जाती है। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत है, ये स्टेटमेंट सत्य है आपका। हाँ सर, सही। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट आपसे बोलता है यहाँ पे कि शहरी समुदाय में व्यक्ति के दर्जे के निर्धारण प्रदत्त यानी इंस्क्रिप्शन मुख्य सिद्धांत होता है। गलत जवाब यहाँ पे, बल्कि ये ग्रामीण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, जो प्रदत्त की बात आती है वो ग्रामीण में आ जाती है। डेटा वगैरह जहाँ सब संग्रहण की बात करते हैं, जहाँ निर्धारण उपलब्धि की बात होती है वो आपकी शहरी समुदाय में होती है। तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड की बात करते हैं कि शहरी समुदाय में समूह के संगत बनाने की प्रवर्तित करने के लिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। नहीं, औपचारिक प्रभावी तो अधिक होता है, जबकि ग्रामीण में और यहाँ पे उल्टा कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ये भी गलत है आपका, इधर उधर कर रहा है बस। ग्रामीण समुदाय की तुलना में शहरी समुदाय में सामाजिक, देखिए ग्रामीण समुदाय की तुलना में शहर वाले जो हैं वो सामाजिक अनुकूलता में अधिक आवश्यक होती है। बात तो ठीक है, गलत कहाँ से होगा भाई? सही है। फिर आप ये यहाँ पे जरा कौन सा, अच्छा एक बार कूट दिया है क्या इसका? हाँ सर, कूट वाला है। कूट है तो कौन सा सही जाएगा? थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, ए और डी सही माना जाएगा यहाँ पे, थर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, है ना। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर भी लिखते रहिए।
ये ध्यान रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, 53 का मतलब 3। सामुदायिक संगठन में सामाजिक योजना प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया है? बहुत बढ़िया सवाल। रॉथमैन ने दिया है सर, सामाजिक नियोजन। सोच के बोलिएगा, गलत भी बोल सकते हो आप लोग। नहीं सर, सामाजिक नियोजन का प्रारूप रॉथमैन ऐसा। रॉथमैन, वेरी गुड। कार्यवाही भी इसने दिया था। जी 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 बिल्कुल, इसने 3 टाइप की बात किया था सामाजिक नियोजन में, है ना? हाँ सर, स्थानीय विकास, नियोजन और क्रिया। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जैक रोथमैन ने सामुदायिक संगठन के प्रारूप बताए, और जो सामुदायिक संगठन के प्रारूप आए, सामुदायिक संगठन के प्रारूप में अगर हम बात करें तो उन्होंने सारी बातों उसमें इन्वॉल्व भी किया कि भाई अवलोकन स्वीकृति को एक्सेप्ट किया, अध्ययन को एक्सेप्ट किया, संरचना को एक्सेप्ट किया, कार्यक्रम को एक्सेप्ट किया, मूल्यांकन को एक्सेप्ट किया। टोटली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सारी चीज़ों को इन्होंने एक प्रकार से भूमिका जो निभाई एज अ स्थानीय रूप में निभाया, सामाजिक योजना के रूप में निभाया और क्रिया के रूप में निभाया। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, आता भी है पेपर में, है ना? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? सुना है कि नहीं? हाँ सर, आता है। बिल्कुल, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, आप उसको चाहो तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में आया है ना? प्रारूप रोथमैन का जो था, रोस का जो था, एक रोस का था। रोस ने बेसिकली 1955 में अपने अप्रोच को जब बताया तो एक नाम लिया सामान्य रूपरेखा, या आप कह लीजिए सामान्य रूपरेखा का दृष्टिकोण। दूसरा इन्होंने कहा कि विशिष्ट रूपरेखा का जो है रूपरेखा दृष्टिकोण, और तीसरा इन्होंने बताया प्रक्रिया। तो ये 3 बताया और सन 1955 में। उसके बाद नाम आता है, अगर हम बात करें अच्छा ये आपको बता दूं कि जब अगेन वाली दूसरी वाली प्रक्रिया आई जैक रोथमैन की, तो उन्होंने सन 1968 में क्या बोला था, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कहा कि अवस्थित, ये हालांकि एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा गया है, आवाज़ क्लियर है मेरी? सामुदायिक नियोजन है, सामुदायिक नियोजन और अवस्थित विकास का प्रारूप है। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे में तो सामुदायिक कार्यवाही है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देने वाली बात है आप सबके लिए, कार्यवाही, है ना? तो ये 3 बताया सन 1968 में, परंतु ये ज़्यादा दिन तक सराहनीय नहीं रहा। इसको अपडेट कर दिया गया, एक प्रकार से संघ दृष्टिकोण के रूप में इसको यूज़ में लाया गया, और कहा गया कि जहाँ पे उपचार जब हम करेंगे तो ऐसे कंडीशन पे इन्होंने 2001 में एक नया प्रारूप के रूप में विकसित किया, जो एनटीए यूजीसी नेट पूछता है। एक है स्थानीय, एक है आपका सामाजिक नियोजन या सामाजिक योजना कह लीजिए, या आप सामुदायिक नियोजन या सामुदायिक नीति कह लीजिए, और तीसरा था सामुदायिक क्रिया या कार्यवाही कह लीजिए, ये नाम थे। बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, आगे अगर नाम आता है तो ठीक इन्हीं की जैसे में रोथमैन जैसा ही इन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिद्दीकी। इन्होंने क्या दिया, प्रारूप प्रोवाइड किया 1997 में, प्रतिवेश विकास, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतिवेश विकास का मॉडल, व्यवस्था परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन। स्पष्ट हो गया? चलो बढ़िया है वे कि आप समझ गए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। लिंकर्ट स्केल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? लिंकर्ट स्पष्ट करिए। पहला, घटक प्रश्न के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कंपोनेंट हमेशा किस रूप में होनी चाहिए? प्रश्न के रूप में होने चाहिए।
तो मैं आप सबसे कहूंगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगा। यस। हाँ, दूसरी बात करते हैं, सभी घटक एक ही वस्तु के संबंध में होना चाहिए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है सर। सभी कंपोनेंट एक प्रक्रिया में ना रखें आप, वो सभी के सभी आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए आप इसको काट दीजिए। सी को देखिए, सभी घटक जांच की जाए घटना के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये तो होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। लिंकर्ट स्केल का जो लक्ष्य होता है वो संवेदनाओं की गहनता से माप करता है। भाई क्या ये बात सही है? संवेदनाओं हाँ को, सर, सही होगा ना सर? वस्तु को समान महत्व देता है मैडम। ये गुणवत्ता के आयाम पे बात करता है, संवेदनाओं वगैरह पे बात नहीं करता। गलत है ये। संरचना के कौशल हो, शिक्षण सामग्री हो, संगठन हो, शिक्षण सामग्री के संगठन हो, इस पे बात करता है। ज्ञान का अच्छा आधार हो, पर्याप्त संचार कौशल हो। अगर अपर्याप्त होगा तो नेगेटिव में जाता है वो, है ना। और शिक्षण किसी प्रस्तुति हो, है ना। ये सारी बातें होती हैं। लिंकर्ट स्केल में लक्ष्य संवेदनाएं से नहीं है। सन 1932 में लिंकर्ट मापनी आई थी, जो प्रत्येक कथन और वस्तु के समान महत्व के और प्रभाव की बात करता था। केवल पहला और तीसरा सही है बस। यहाँ पे सही नहीं पूछा है। एक मिनट यार, सही नहीं बीडी पूछ, ठीक हो जाएगा ना फिर सर आपसे? बीडी सही हो जाएगा। ए और सी तो सही है। एक मिनट, प्रश्न नंबर 4 का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पे जैसे कल क्लास लेता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, या तो बाद में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, 55 नंबर का देखिए। 55 मतलब 5। मैंने आपको कल बताया भी था कि वह शोध अभिकल्प जिसपे किसी एकल काल बिंदु में नमूना के संग्रह की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? सर वो जून 2019 का पेपर है ना सर? हाँ जी, जून 2019 का पेपर है। यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्रॉस सेक्शनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। आंसर है सर उसका? क्या है? सी आंसर है सर उसका, सी। सी। ठीक है, ठीक है, एक बार मुझे सेंड कर दीजिएगा मैडम, अभी क्लास कर लेते हैं थोड़ा सा। वह शोध अभिकल्प जिसमें एक एकल काल बिंदु के में नमूना का संग्रह की बात करता है, तो क्रॉस सेक्शनल कहता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है वो। मैंने अभी आप लोगों को जो है अभिकल्प में बताया था, जो ऐतिहासिक पर आधारित था। याद है किसी को? हाँ सर। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाँ, डिज़ाइन को जो एक प्रकार से बताया गया है, वो आपसे ये कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान, अनुसंधान के दौरान जो डेटा होगा केवल एक ही बार एकत्र किए जाएंगे, और वह शोध ऐतिहासिक शोध का एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो किसी एकल काल बिंदु की बात करता है वहाँ पे, जैसे एक ही बार का मतलब एकल काल बिंदु को बता रहा है यहाँ पर। तो नमूना का जो संग्रह होता है वो आपका अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। सर कोई मैसेज आया हुआ है शायद, देखिएगा तो जरा। कहाँ? ग्रुप में? जी सर। व्हाट्सएप में? जी। ओके मैडम, कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? हेम पुष्पा सर क्लास होगी, क्लास चल रही है। ओके हेमा। संगीता कह रही हैं, आई थिंक ज्वाइन नहीं कर रही हैं वो। अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको, हेमा बोली तो है क्लास चल रही है। हेमा है भी क्लास में, संगीता नहीं है, संगीता ज्वाइन नहीं की है। चलो अच्छा, चलो एक बार आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार और देखें, प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ गया, 6 नंबर का प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए जरा,
गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और संरचना तथा स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी ना की गई हो अपेक्षाओं का पूरा करना होता है। तो ये उद्देश्य बनेगा ना, हाँ ये तो होगा। ये तो उद्देश्य हो जाएगा। और मूलभूत प्रजनन संबंधी बाल स्वास्थ्य देखरेख समेकित सेवा की बात भी है, ये भी बन जाएगा। टीएफआर कुल प्रजनन दर की बात कर रहा, अंतर्भागी प्रचारात्मक कार्यनीति को जोर शोर से लागू करके 2010 तक प्रतिस्थापित स्तर को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही रहेगा। नहीं में रूप में है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्ष 2013 जनसंख्या में ह्रास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ह्रास वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, यही लक्ष्य नहीं था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा, 4, राइट, यही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे सामने, 7, हाँ 7 आ गया क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जरा मुझे बताएं कि सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण कौन से हो सकते हैं। सामाजिक नीति का क्या यह गुण है कि या भावी लक्ष्य और भावी कार्यविधि के बारे में युक्ति संगत निर्णय पर ध्यान दिया जाए, नहीं। ये सही है। कहाँ से ये गुण है, सही तो है सर ये। भावी लक्ष्य भावी कार्य। सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण कौन सा माना गया, जिस गलत है। सामाजिक नीति का विशिष्ट गुण उसका एक प्रकार से क्वालिटीज़ की बात कर रहा है, उसके कार्य या उद्देश्य आप यहाँ पे शामिल कर लें तो आपको समझ में आएगा। भाई सामाजिक नीति आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कानून को अधिक प्रभावी बनाकर सामाजिक नियोक्ता को दूर करता हो, तो ये तो भावी कार्यविधि के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने की बात कर रहा है, ठीक है। इसका सरोकार जो होता है वितरणकारी और पुनः वितरणकारी माना जाता है। देखिए ये बात तो सही है, बातों का पुनर्स्थापित करने की बात करता है, ये शिक्षा दीक्षा समुचित व्यवस्था की बात करता है, सुधारात्मक सुरक्षात्मक प्रयोजन में वृद्धि करने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है सरोकार वितरण और पुनः वितरणकारी स्वरूपों की बात करेगा, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि ये सही है, ये विशिष्ट गुण है। अच्छा, उन दिशा निर्देश ही गलत हो गया पहले, अथवा सिद्धांत पर बल देता है, ऐसा कोई काम ही नहीं करता है ये। स्वास्थ्य और पोषण स्तर को ऊंचा उठाता है ये। परिवार कल्याण सेवा की बात करता है, निर्बल वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है, उचित कार्य के शर्त के माध्यम से परिस्थितियों का आश्वासन दिलाता है ये, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ये भी। मूलभूत जो संरचनात्मक परिवर्तन लाने का सक्षम बनाना, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य होने वाले लाभ को संपूर्णता रूप से वितरण सुनिश्चित करेगा ये, है ना। यहाँ पे पीड़ित जो मानवता के दुखों को कष्टों को कम करता है, यहाँ पर ये जीवन स्तर में असमानता को कम करता है, ये ठीक रहेगा। संरचनात्मक परिवर्तन थोड़ी ना होता है यहाँ पे केवल दूसरा सही रहेगा, बस 7वें का दूसरा सही जवाब तीसरा भी रहेगा सही लग रहा है मेरे को तो। जी। तीसरा भी सही लग रहा है। तीसरा सही कहाँ से हो जाएगा, दिशा निर्देशन की कोई बात है, सिद्धांत वगैरह कहाँ पे आते हैं भैया, रिसर्च में आते हैं, सामाजिक न्याय में थोड़ी आएगा। सामाजिक नीति में, सामाजिक नीति में सामाजिक, देखो सामाजिक संरचना की अगर कहता कमियां दूर करने की बात तो ठीक था, असंतुलन को रोकता तो ठीक था, असंतुलन के जो क्षेत्र है उसको दूर करने का प्रयास करता तो ठीक था। सामाजिक नीति एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं को इस प्रकार विकसित करता है कि सभी के कल्याण में वृद्धि हो सके, बस इतनी बात ध्यान रखो, वो सामाजिक नीति है, केवल दूसरा सही है बस। हेलो हाँ सर। सर, फिर मान लो डिसेबल्ड को जो 4 और 5% उसमें दे रखा है आरक्षण, वो सिद्धांत तो है एक तरह का किसके, गवर्नमेंट का। सामाजिक नीति नहीं, वो तो है ही है, डिसेबल की बात कर रहे हैं ना आप, निर्योग्यता। हाँ, तो ऐसे जो रिजर्वेशंस का भी है वो सिद्धांत तो है गवर्नमेंट के, एक सिद्धांत बना रखा उन्होंने, नियम ही तो बना रखे हैं, उनकी पालन कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, तो सिद्धांत तो सामाजिक नीति का हिस्सा है। देखिए यह उन दिशा निर्देश और सिद्धांत पर, देखिए मैंने आपसे शायद एक बात बोला, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सामाजिक नीति है वो उन कमियों को दूर करेगी, उन असंतुलन को रोकेगी जो समाज में असामाजिक तथ्य के रूप में है। तो एक साधन है ये जहाँ आकांक्षाओं को इस प्रकार विकसित करती है कि कल्याण की वृद्धि हो सके। अब ऑप्शन आप थर्ड कह रहे हैं तो ये दिशा निर्देश अथवा सिद्धांत पर बल देती है जो सरकार की किसी विशेष कार्यविधि को दिशा प्रदान करेगी।
तो ये सामाजिक सामाजिक नीति। नीति बनाते समय की क्रिया हो जाएगी। हाँ, ये आप वहाँ पे कहें, यहाँ आपसे केवल उसकी क्वालिटीज़ की बात कर रही थी। हम केवल विशिष्ट क्वालिटीज़ की बात करेंगे, उसकी कौन सी विशिष्ट गुण हैं जिससे भारत सरकार में अगर हम बात करें तो सामाजिक नीति नियोजन का जब विकास के हम उद्देश्य की बात करते हैं, जब हम उसके नियोजित विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपकी ये बात कहना उचित था। क्वालिटी के रूप में देखो ना, उसकी क्वालिटी कहाँ है? सामाजिक नीति सोशल पॉलिसी की क्वालिटी कहाँ है? सोशल पॉलिसी की जो क्वालिटी है वो सरोकार एक पॉजिटिव वितरण कार्य में है और पुनः वितरण कार्य, मतलब उन्हें एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव को लेकर और पुनः उसको जोड़ने को लेकर, या पुनः डिस्क्रिप्टिव को लेकर, एक प्रकार से अगर हम बात करें पुनर्वासित से संबंधित इक्वालिटी को बता रहा है यहाँ पे, पुनर्वास के संबंध में। क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम के संबंध में आप बात कर रहे थे, तो जैसे आपने कहा कि डिसेबिलिटी का क्षेत्र ही क्यों लेते हैं, आप अनुसूचित जाति जनजाति को भी ले सकते थे उस क्षेत्र में, ये भी सत्य हो जाता। उस हिसाब से अगर आप ले रहे हैं, सामाजिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में नीति का प्रतिपादन अगर कोई करता है तो सामाजिक नीति के रूप में करता है। तो ये आपके सामाजिक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में था जो आप बोल रहे हैं सर। सामाजिक सुरक्षा के लिए नीति बनाना, उसके परिप्रेक्ष्य में था ये पॉइंट आपके। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में है ये, है ना। अगर हम बात करें ना तो सामाजिक नीति के 3 टाइप के क्षेत्र होते हैं। एक होता है सामाजिक कार्यक्रम के हिसाब से, आपने जो बोला है सामाजिक कार्यक्रम के हिसाब से बोला है। दूसरा होता है समुदाय के विभिन्न वर्ग के रूप में, समुदाय के आधार पे है, जहाँ पे भूमि खेतिहर लोग आते हैं, जनजाति लोग आते हैं, मलिन बस्ती के लोग आते हैं, निवासी असंगठित उद्योग आता है, वो आता है समुदाय के रूप में। तीसरा आता है सामाजिक दृष्टिकोण से, जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में सामाजिक नीति बनाई जाती है। तो वह क्षेत्र है, ये क्षेत्र नहीं, ये विशिष्ट गुण है। केवल आपका बी सही रहेगा सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। बस आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे सामने, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, 58 यानी 8। हाँ, 58 का मतलब 8। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात विकास के बारे में सही नहीं है? अंतर्जात के बारे में अब देखिए, सवाल 2019 का नहीं से ज़्यादा है। पहला पॉइंट, यह इस विचार को अस्वीकार करता है कि विकास और आधुनिकीकरण एक समान है। अब अच्छा, अंतर्जात विकास क्या समझ रहे हैं? इंग्लिश देख लो, यहाँ साइड में ही आप लोगों को एक प्रकार से जो है इंग्लिश भी दिया गया है। क्या है अंतर्जात विकास? ठीक है, ये डेवलपमेंट। तो मैं आप सबसे यहाँ पे जो कह रहा हूँ, अंतर्जात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पे, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि भीतर के विकास की प्रकृति में जैव, भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों चीज़ों को ये जोड़ेगा। क्या करेगा? ये दोनों चीज़ों को जोड़ेगा। तो कहने का मतलब मुख्य रूप से अगर ये आधारित है तो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधन पर है, स्थानीय ज्ञान पर है, संस्कृति और नेतृत्व पर है, और उनके ब्रह्मांड पर ज्ञान और प्रथाओं के बाहर एकीकृत करने के लिए खुलापन के साथ जो क्रियाविधि होती है वह एक प्रकार से आपका अंतर्जात विकास को बताता है। और अंतर्जात विकास सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, एक विद्वान थे पॉल रोमर, जिसने कहा कि तकनीकी परिवर्तन केवल स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास का बहिर्जात उत्पाद नहीं है, बल्कि वो अंतर्जात है, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिए, रोपर का नाम। तो मैं आपसे कहूँगा, तो यहाँ पे अस्वीकार करता है कि विकास और आधुनिकीकरण एक समान है अंतर्जात में। सही नहीं है, बल्कि ये सही है आपका अंतर्जात विकास के परिप्रेक्ष्य में, है ना। आपसे पूछा है, सही नहीं। फिर कहता है कि इसका विचार है कि विकास और लक्ष्य अपने अंदर में ही निर्मित होना चाहिए। बात तो ये भी ठीक है, अंतर्जात विकास बता रहा है ये, तो ये भी तो सही है। ये इसका संबंध पश्चिमीकरण की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है सांकेतिक स्वीकृति से है। देखिए, अंतर्जात विकास के बारे में ये सही नहीं है कि पश्चिमीकरण और सामाजिक और सांस्कृतिक सांकेतिक स्वीकृति से है। ये जो स्वीकृति की बात की ना, ये आउटर की बात की है, बाहरी विकास की बात की है ना।
तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सांकेतिक है वो स्वीकृति से है, तो वो बाहरी विकास से है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपके ये वाला सही है, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बाकी तो यहाँ पे देखिए ये सारे सही थे, ये अंतर्जात विकास में था, ये भी अंतर्जात में था, ये अंतर्जात में नहीं है। यह इस विचार को स्वीकार अस्वीकार करता है कि विकास और पश्चिमीकरण, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि अस्वीकार के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है, देखो स्वीकृति तो बाहरी में था और अस्वीकार के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है अंतर्जात में, तो जाहिर सी बात है ये तो सत्य माना जाएगा फिर। तो मैं कहूँगा कि ये भी अंतर्जात बन गया, यहाँ पे अस्वीकार लिख लिया था अंतर्जात बन गया। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा, 8वें का प्रश्न नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है यहाँ पे। सर अंतरजातीय विकास के बारे में क्या बताया आपने, जो भी मीनिंग बता रहे थे? अंतर्जात देखिए एक प्रकार से यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यह विचार जो है विकास के लक्ष्य अपने अंदर में ही निर्मित होता है, इसका विकास, हाँ इसका विकास अपने अंदर ही निर्मित होता है। मैंने नाम बता रहा था पॉल रोमर का, इन्होंने कहा कि तकनीकी परिवर्तन केवल स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास का एक बहिर्जात उत्पाद नहीं होता है। तो ये रोपर महोदय का स्टेटमेंट था अंतर्जात विकास को लेकर। तो अंतर्जात विकास के सिद्धांत में भी बात ये कही गई कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से अंतर्जात और बाहरी शक्तियों का परिणाम है, और अंतर्जात विकास का जो सिद्धांत मानता है वो मानव पूंजी के निवेश और नवाचार ज्ञान आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे केवल थर्ड वाला सही रहेगा बस। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो एक विद्वान का नाम है गेटेड समुदाय, है ना। अब गेटेड के थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश देखते हैं, गेटेड समुदाय क्या बताता है आप लोगों से। सीमावर्ती। यहाँ पे देखिए गेटेड कम्युनिटी, क्या सिंबल बताना है आपको, है ना। आप चाहो तो इस प्रश्न को आप लोग नोट भी कर सकते हो, गेटेड कम्युनिटी के बारे में, उसके सिंपल क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग गेटेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, निवास भी बोल सकते हैं, निवासी सोसाइटी भी बोल सकते हैं, है ना, वही चीज़ें हैं और इसी को गेटेड कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है क्या, देखते हैं। तो देखिए ये जो प्रतीक होता है ना, प्रतीक वो सामाजिक असमानता का प्रतीक होता है गेटेड निवासी समुदाय में। मतलब एक गेटेड कम्युनिटी आवासीय समुदाय, या आप ये कह लीजिए कि आवास संपत्ति का एक रूप जिसमें पैदल चलने वाले, साइकिल, ऑटोमोबाइल के लिए कढ़ाई से नियंत्रित प्रवेश द्वार होते हैं और अक्सर दीवारों और बाल के एक अंदर परिधि की विशेषता पाई जाती है। तो मैं आप सबसे यहाँ पे जो प्रक्रिया गेटेड कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूँ वह एक प्रकार का दीवार वाला समुदाय है, आवासीय समुदाय है, आवास संपत्ति का एक रूप है यहाँ पर गेटेड कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला तो प्रतीक माना जाएगा सामाजिक असमानता, स्थान परक असमानता माना जाएगा और स्थान का निजीकरण भी माना जाएगा। जो विस्तारित सार्वजनिक स्थान है ये नहीं माना जाएगा, ये प्रतीक उसका नहीं है, ये उसका प्रतीक नहीं होता है, ठीक है। तो दी जाने वाली कुछ विशिष्ट सुविधाएं होती हैं जो एक या अधिक शामिल हो सकती हैं, है ना इसमें। तो आप सामुदायिक केंद्र या हाउस क्लब भी इसी के अंतर्गत रख सकते हैं, गेटेड कम्युनिटी के अंतर्गत ही, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ए होगा सही, बी होगा सही, सी होगा सही, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन देखिए कोई है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 8वें का, ठीक है। 8वां नहीं 9वां है ना, ये 9वां है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये प्रश्न मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है, याद रखिएगा आप सब लोग ये प्रश्न। ये किसकी अवधारणा है कि शक्ति उत्पादक और संबंधात्मक होती है, जो लोग मतलब संस्थाओं और समुदायों के बीच जटिल आचरण के जाल से अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। मिशेल
फोको इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ध्यान रखिएगा सभी लोग आप। शक्ति उत्पादक तथा संबंधात्मक होती है। लोग संस्थाओं और समुदाय के बीच जटिल आचरण के जाल से अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं। मिशेल फोको का ये स्टेटमेंट है, मिशेल फोको का। तो ये एक प्रकार से फ्रांसीस दार्शनिक थे। इनका बेसिकली इस समझ में सबसे ताज़ा और विचारोत्तेजक विकास इन्होंने मिशेल फोको ने किया, जहाँ पे पूंजीपति वर्ग राज्य में अपनी सामाजिक सत्ता केवल हिंसा के उपकरणों के द्वारा ही स्थापित नहीं करता है। अब यहाँ पे जो केवल हिंसा के उपकरण बताए वो सेना पुलिस को बताया। इसका मतलब कि वह तरह तरह के संस्कृत रूपों का इस्तेमाल करके भी अपनी सामाजिक सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करता है। मिशेल फोको बताते हैं कि आधुनिक समाज में लोगों को नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए निगरानी की एक बहुस्तरीय व्यवस्था और उस बहुस्तरीय व्यवस्था के अलावा दूसरों द्वारा किए गए जो निर्णय हैं उन निर्णय को आत्मसात करना और परीक्षा प्रणाली जैसे उपाय अपनाए। यही है उनका स्टेटमेंट मिशेल फोको। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था आप सबके सामने। माइकल फूको कहते हैं इनको, इनका पूरा नाम माइकल फूको के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं सर। हाँ, बस यही आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा पहला सही जवाब हो जाएगा। व्यक्ति और समाज दोनों एक अनुश्रित हैं या परस्पर है, ये बात किसने कहा है? विशेषता के रूप में बता रहा हूँ। सही जवाब। परिभाषा के रूप में मैरी रिचमंड, सही जवाब। यहाँ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद्धति के रूप में समुदाय के 5 स्थान संबंध विशेष सामाजिक कार्य हैं। ये भी सवाल आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या समझेंगे इसको? देखिए यहाँ संगठन निर्माण, पहले एक मिनट आप संगठन निर्माण नहीं, चलिए एक बार इंग्लिश दिखाते हैं आपको। ये बेसिकली प्रश्न अब आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न कह रहा है आप सबसे, ऑप्शन ए लग रहा है। 5 क्रिटिकल लोकलिटी रिलेवेंट सोशल फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी एज अ सोशल सिस्टम। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इग्नू की किताब की बात कर रहा हूँ। किसकी किताब के हिसाब से बात कर रहा हूँ? इग्नू की किताब के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक समुदाय बेसिकली इस इलाके या किसी भौगोलिक सीमाओं के ज़रूरतों को किस तरीके से वारेन ने, क्या नाम था उनका? वारेन, 5 ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को प्रस्तुत किया या प्रस्ताव दिया, जहाँ पे इन्होंने पहला प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिया, दूसरा अगर हम बात करें सोशलाइजेशन का नाम लिया, दूसरा सोशलाइजेशन, तीसरा अगर हम बात करें सोशल कंट्रोल का नाम लिया, चौथा सोशल पार्टिसिपेशन का नाम लिया, पांचवा मैनुअल सपोर्ट का नाम लिया, मैनुअल सपोर्ट का। अब क्लियर हो गया होगा ऑप्शन? तो सेकंड ऑप्शन पहला हो जाएगा उत्पादन, वितरण, खपत, दूसरा हो जाएगा सामाजिकरण, तीसरा हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण, चौथा हो जाएगा आपका सामाजिक भागीदारी, पांचवा हो जाएगा आपसी सहमति। पारस्परिक सहायता भी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसने ये किसने दिया है? वॉरेन ने। किसने दिया है ये? वारेन वारेन। के 5 महत्वपूर्ण कार्य। हाँ,
5 महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है। ये इग्नू की बुक के प्रश्न आया हुआ है। किसकी बुक का है ये? इग्नू के बुक की किताब से आया हुआ प्रश्न है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। वारेन के ढांचे का रूपरेखा है ये। उद्देश्य एक समुदाय की सेवा करता है और समारोह यह प्रदान करता है। तो इस तरीके की बात इन्होंने कहा है। मूल्यांकन करने के बारे में फिर मैरी जो है एनोटेशन एक विद्वान है, उनके साथ वारेन के 5 कार्य बताए गए थे। इनके साथ, इनके वारेन के साथ कौन था? एनोटेशन, मेरी एनोटेशन इनके साथ थे इसी काम में। एनोटेशन, मेरी एनोटेशन अस्पष्ट रहेगा, चलो समझते जाइएगा क्योंकि बढ़िया शब्द मिल गया था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, मतलब 12 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का प्रश्न है ये? 12 नंबर का। तो यहाँ पे कहा गया कि सामाजिक कार्यकर्ता ने विद्यमान स्थिति में असंतोष, मैंने आपको बताया था सामुदायिक संगठन में जब कभी भी सिद्धांत पूछेगा और उसमें आ शब्द आएगा, रोशनी है सारे हाँ। पहला हाँ, तो वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था और याद रखिएगा रॉस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आ शब्द आता है ये हमेशा आ शब्द के साथ ही आएगा, उसमें पढ़ लेना, बाकी कोई चीज़ जानने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑथर डनहम के कुल कितने सिद्धांत थे? 28। 28 सिद्धांत थे। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोलता है कि प्राधान्य की अवधारणा तथा बुद्धिजीविकाओं की भूमिका के आविष्कार किसने किया? पाउलो फ्रेरे, जो है मार्गरेट लेडविथ और एंजेला डेविस या एंटोनियो ग्राशमी की? चौथा। अब यहाँ पे इंग्लिश देखना है, देख लीजिए। दोनों चीज़ों से आप रूबरू रहें, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी जो है इंग्लिश ही काम आएगी। आपने एक प्रश्न देख चुके हैं जो साफ साफ हिंदी में गलत बताया गया है। क्यों? सही है ना? तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिया गया अधिपात्य या प्राधान्य की, वो एक प्रकार से आपसे जो है जो है क्या यहाँ पे लिखा है? हाँ, हेगेमनी एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल की बात किया गया और इसकी रिकॉग्नाइज जिसने किया है उसका नाम है एंटोनियो ग्राशमी, है ना, एंटोनियो ग्राशमी की। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम यही स्टेटमेंट, यही अवधारणा इसके द्वारा दिया गया है। क्रिटिकल एबिलिटी में इसने बताया है ये सारी बातें, क्रिटिकल एबिलिटी के दौरान में ये सारी चीज़ें इसने जिक्र किया है। सर हेगेमनी होता क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये एक प्रकार की प्राधान्य जैसी बातें करता है। प्राधान्य का मतलब अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में बात करूं, आधिपत्य की बात करना। और आधिपत्य की अगर हम जो बात करें और अच्छे से, तो समूह विशेष के भीतर एक देश, समूह विशेष के भीतर एक देश, या आप ये कह लीजिए कि संगठन का दूसरे पर आधिपत्य, जो संगठन बनाया गया है ना, उस पर दूसरे का जो आधिपत्य है वो प्राधान्य की अवधारणा बताता है। और बुद्धिजीवी की भूमिका का आविष्कार, जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, उनका आधिपत्य रहता है। नहीं, इसको अलग अलग ना समझे इसे आप। ये केवल अवधारणा की बात की गई है और ये भूमिका की, और ये इनका केवल पूछा गया कि ये अवधारणा किसने विकसित किया, किसने दिया, ये पूछा गया। तो यहाँ पर बुद्धिजीवी पर प्राधान्य की आधिपत्य की बात ना करें, बुद्धिजीवियों की अलग बात की गई है, इंटेलेक्चुअल की वो अलग कॉन्सेप्ट है, और प्राधान्य की जो अवधारणा है वो संगठन को दूसरे पर आधिपत्य की बात करता है। अब दूसरे, इस तरह से कह सकते हैं। हाँ, तो दूसरे के आधिपत्य पर बात करना, इसका मतलब अगर हम बात करें तो एक नायकत्व का बात करना,
नायक तो सर मैंने जो इनका पढ़ा था उसमें यही था कि ये जो बुद्धिजीवी होते हैं समाज के, वो एक दल का निर्माण कर लेते हैं, एक समाज में इनकी अलग भूमिका हो जाती है, तो एक तरह से आधिपत्य स्थापित हो जाता है, सिंपल अच्छा। शब्दों में कहें तो। एकल तत्व, हाँ आप ये जो है एकल तत्व का नाम से आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। परंतु यहाँ जो अप्राधान्य जैसे शब्दों को जो बताया गया वो श्रेष्ठता से बताया गया है, श्रेष्ठता जैसे वर्ड से, वर्चस्व जैसे वर्ड को रिलेट कराया गया है ना। तो आधिपत्य का तात्पर्य किसी राज्य या राष्ट्र के समूह द्वारा बाकी देशों के मुकाबले प्राप्त पूर्व प्रतिष्ठा की स्थिति बताई गई है इसमें, है ना। तो एंटोनियो ग्रास्मिकी एक दार्शनिक थे और इन्होंने अपने हिस्से के लिए वर्चस्व की एक घटना को इंगित करते हुए कहा भी है कि संस्कृति आधिपत्य के विचार को गढ़ा है जो प्रत्यक्ष हिंसा का नहीं है बल्कि सामाजिक निर्माणों का सहारा लेता है। ये बताया है प्राधान्य की अवधारणा। ग्रास्मिकी ने ये बात कही है कि शासक वर्ग जो होते हैं अधीनस्थ वर्गों पर विभिन्न तंत्रों और अपने संस्थानों, रीति रिवाज, मूल्यों के माध्यम से सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करते हैं। हाँ, सांस्कृतिक, मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हुए। तो अधीनस्थ वर्ग मतलब शासक वर्ग के विश्व दृष्टि को अपनाते हैं, अपनी अलग पहचान छोड़कर यथा स्थिति को बनाए रखते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का प्रयोग करता है, परिवर्तन की रणनीति के रूप में करता है? क्वेश्चन नंबर 14। प्रणाली परिवर्तन मॉडल। प्रणाली परिवर्तन मॉडल नहीं, जो अभियान, अपील, याचिका, बहिष्कार और हड़ताल का जो प्रयोग करता है, यह मॉडल आपको बताना है। समाज कार्य के, योजना मॉडल। कार्य सामाजिक कार्य जो मॉडल है ये बताता है आपका ये रणनीति, परिवर्तन की रणनीति, है ना। इसके अंतर्गत ये सारी क्रियाविधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 14 है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? 338। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? 338। 338 का ए, कौन सा 338 सर। ए नहीं है क्या? 38 ए में तो वो है जनजातियां हैं, उनका जो आयोग आता है ना अलग अलग कर दिया गया है, तो 38 ए में वो दूसरा वाला आता है, लेकिन ये पहला वाला ही सही है। ओके चलिए देखिए, हालांकि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो एक आप लोगों को मालूम होगा 89 वहाँ संविधान संशोधन 2003 का था, और इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। और जो संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम 1990 में हुआ था, उनके द्वारा 338 में संशोधन किया गया कि एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित हुआ। तो दोनों में बहुत बारीक सी मामला है। तो जो यहाँ पे सदस्यीय प्रणाली एक सदस्यीय प्रणाली से बहुसदस्यीय प्रणाली में हुआ है, वो बेसिकली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग में हुआ है। और जो 338 का ए है वो उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का हुआ है। तो जनजाति तो है नहीं, ये जाति आयोग है, तो इसलिए 338 होगा। समझ में आया?
इसलिए ये होगा, है ना। चलिए आगे बताइए जरा मुझे। अनुच्छेद 340। सर पिछड़ा वर्ग आयोग। बिल्कुल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। आपको मालूम होगा काका कालेलकर आयोग, है ना। और 1978 और 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था, वो आपको रिप्रेजेंट करता है 340 वाला, है कि नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 350B, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, मालूम है। 350A जो है ना, वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है 350 के ए में। और जो 350 का बी है ना, वो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है। सर ए में क्या है 350 जी? मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है, मातृभाषा की। और जो केंद्र सरकार को हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश जारी की शक्ति देता है, वो 351 देता है ना। तो ये तो आपका अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिसमें भाषा का नाम आता है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर केवल पहला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 नंबर का है कि नहीं। अगर हम बात करें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो आपको मालूम होना चाहिए 1976। 55 है ना सर? अस्पष्टता 1955 है ये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है ये 1989 का है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्वास एक्ट जो है ये 2013 का। क्या बात है, सभी लोग अलग अलग ही बोले हो, कोई एक जैसा हाँ, बोला ही नहीं। सर ये 2013 का है। हाँ तो अब मुझे जरा क्रम लगाइए, कौन सा। अच्छा अब कूट है, रुक जाइए। ऑप्शन दूसरा। कूट तो देख लो कैसे कर रहे हो, पहले सर मेरे पास है, प्रिंट है सर। अच्छा 1955, फिर उसके बाद 1989, फिर 2013। अब लगाइए, पहले 55 आएगा, बी यहाँ पे है और एक यहाँ पे, फिर उसके बाद 55 के बाद क्या आएगा 76, फिर ए यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। सर बी है। बी है, चलो सेकंड सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 का मतलब 67 है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चों को राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्थि घोषित किया गया है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अस्थि। बाल नीति 1973। हाँ ये आपका सही बताया आपने, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 68 का मतलब 18। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में सही नहीं है। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा संबंध मामलों पर प्रभावी शीघ्र निपटारा गठित करना सही होगा। पर्यावरण के विवाद और बहुविषयी मामले शामिल होंगे जहां पर निपटाने हेतु विशिष्ट निकाय होंगे, सही होगा। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया है, भाई लो गलत लग रहा है। गलत लग रहा है, ये गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता, ये अगर हम बात करते हैं 1908 की धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति दी गई है। यह वैसा ही शक्ति है जैसी शक्ति आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्राप्त हुई है। तो ये तो गलत है साफ साफ,
और 4 कहता है कि राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत पर दिशा निर्देशित करता है, ये भी सही है। और पूछा था नहीं है तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। 18 का कौन सा सही जाएगा? तीसरा। तीसरा। हाँ 19 देख लो। देखिए प्राधिकार मतलब अथॉरिटी होता है। प्राधिकार को पारंपरिक और करिश्माई तथा तर्कसंगत विधेयक रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैक्स वेबर। मैक्स सर वेबर। इसकी इंग्लिश में बताना। अच्छा जी। इंग्लिश ये तो रहा था, अथॉरिटी है ना, ट्रेडिशनल और सिस्टमैटिकल, रेशनल, लीगल। मैक्स वेबर है ये। फ्रेडरिक टेलर हाँ अमेरिकन सर, ये पार्ट। करिश्माई वर्ड से लेके कुछ कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। प्राधिकार करिश्माई तथा तर्क संगत विधिक के रूप में वर्गीकृत किया है। शक्ति, हाँ राइट। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो हो जाएगा आपका, सही जवाब माना जाएगा पारस्परिक अधिकार। देखो मैक्स वेबर के जो सिद्धांत बताए गए थे ना, वो बेसिकली अधिकार के प्रकार के आधार पर बताए गए थे। तो 3 टाइप था। कौन कितने टाइप थे? 3 प्रकार का था। एक था आपका पारंपरिक अधिकार था, नंबर 1, नोट कर लीजिए इसे, पारंपरिक था। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो तर्क कानूनी था, तर्क संगत था, तर्क संगत कानूनी अधिकार था। और तीसरा जो था वो आपका करिश्माई अधिकार था, यानी करिश्माई पर आधारित था ये, है ना। तो ये 3 मैक्स वेबर के सिद्धांत थे, याद रखिएगा, ये भी तीनों इम्पोर्टेंट थे। ये जो पारंपरिक वाले में बताया गया था, किसमें? पारंपरिक वाले में कहा गया कि शक्ति का प्रकार जो लंबे समय तक रहा हो। इसने कहा कि यह उस प्रकार की शक्ति है जो परंपरागत रूप से समाज की मान्यता और प्रथाओं में निहित है। और जो तर्क संगत वाला था, तर्क संगत वाला, उनका कहना ये था कि नौकरशाही की संरचना पर निर्मित होता है ये, और यह अधिकार जो है व्यक्ति के पदोन्नति के माध्यम अपने कैरियर पथ पर चढ़ाता है और सेवानिवृत्त हो जाता है। तो बेसिकली कुछ लाभ, परिवहन, बड़े पैमाने पर जनसंचार या आय अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो कानून से प्राप्त और समाज के नियम और कानूनों को निर्भरता से निर्मित करता है, ये आपका तर्कसंगत विधेयक हो जाएगा। और एक था आपका करिश्माई, तो व्यक्तियों और उनके व्यक्तिगत गुणों से आता है ये, जो उन्हें पेश करने होते हैं। और कुछ व्यक्ति अपने अद्वितीय गुणों के अद्वितीय गुण मतलब होता है व्यक्तिकरण होता है ना, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, तो गुणों से दूसरों के लिए प्रभावशाली होता है, तो उन्हें अनुयायियों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो करिश्माई यानी व्यक्ति पूरे समाज, यहाँ तक कि बड़े समाज के एक विशिष्ट समूह पर शक्ति और अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम आता भी है मार्टिन लूथर का, हिटलर का, है ना, जीसस क्राइस्ट का, इन सब का नाम भी आता है इसमें। सर एक वो करिश्माई नेता का है, वो भी इन्होंने किया है क्या? करिश्माई नेता नहीं, करिश्माई नेता क्या? एक नेता का एक प्रकार है ना करिश्माई, वो पूछ रहे हैं, इनका ही है क्या? करिश्माई नेता का प्रकार नहीं, ऐसा नहीं। या तो मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना, या तो आप इनका नहीं है सर, वो नेतृत्व का चैप्टर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट सवाल आज का। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट पर बल देता है? तीसरा चौथा तो होगा नहीं सर, ए और 2 में।
कोई होगा एक। सर ये लग रहा है। बोलो दूसरा लग रहा है। ओके, मुझे दूसरा लग रहा है। देखिए यहाँ अब हम बात करते हैं, एक मिनट इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा। एक नाम आता है गुलेबिन, गुलेबिन जो है गुलेबिकियन स्टडी रिपोर्ट, है ना? कौन सा रिपोर्ट है भाई? गुलवेकियन। हाँ, यह स्टडी रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है? देखिए, ये एक टाइप की कमीशन के रूप में है। दूसरा होगा इसका आंसर। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, पहले देख लेते थोड़ा सा। ये बेसिकली जो रिपोर्ट के रूप में आई थी, ये कमीशन के रूप में आया। तो सन 1998 में इन्होंने क्रिटिकल पोस्चर के बारे में बात किया था, है ना? क्रिटिकल पोस्चर के बारे में ये एक प्रकार के आयोग के रूप में प्रदर्शित हुआ था, है ना? तो वैज्ञानिक जांच के लिए एक दिशा का संकेत देकर 19वीं शताब्दी में विकसित सामाजिक विज्ञान विषयों में संगठन ने अपर्याप्त को दूर करने की मांग की थी, तब इसकी स्थापना की गई थी। 1994 और 95 में ये 3 बैठक किए गए थे। 1994 और 95 के बीच में कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक हुई थी। तो एक आपको बता दूं मैं, जो है गुलेबिकियन फाउंडेशन के रूप में एक आया था, जिसकी स्थापना 18 जुलाई 1956 को हुई थी। फाउंडेशन के रूप में जब आता है ये, इसकी स्थापना फाउंडेशन के रूप में कब हुई थी? 18 जुलाई 1956 को हुई थी। 1956 को हुई थी। ठीक है, ठीक है ना? संस्थापक यही रहेंगे, ये नाम है, ठीक है, गुलबेकियान, ठीक है। हाँ, सर्किस गुलबेकियान इनका नाम है, इन्हीं के नाम आता है उसमें, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हॉलिस टेलर रिपोर्ट। ये जो हॉलिस टेलर रिपोर्ट है, ये बेसिकली कब रिप्रेजेंट हुई थी? ये अमेरिकन के संबंध में एक विद्वान लेडीज़ महिला हैं ये, है ना? इनकी भूमिका हमें देखने को मिली थी। और इनका हॉलिस टेलर उनका नाम था, और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। वो रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी? ये परिस्थिति अनुकूलन गेस्टाल्ट। इनका जो बेसिकली जो कार्य था जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो बात करते थे एक प्रकार से कंट्री में या किसी शहर में, ठीक है, नेतृत्व की बात करते थे, समूह में सदस्यों की बात करते थे। और इनकी भूमिका अगर हम देखें, इन्होंने जब इस चीज़ को डेवलप किया तो सन इसका था 1882, सॉरी 1982। और उस समय इन्होंने जो प्रक्रिया यहाँ पे लिखा है, परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट, परिस्थितियों पर, सिचुएशन पर, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यही आपका करेक्ट माना जाएगा, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। लेन समिति रिपोर्ट, ये 1939 हार्पर एंड डनहम। हाँ 1939 नाम आया था इसका, हार्पर एंड डेनहम का, ठीक है। और एक था बेवरेज रिपोर्ट 1942, 41 में आई थी और 42 में इनको ला। हाँ, तो 42 के माध्यम से इसको जो है बेवरेज के द्वारा ही लाई गई थी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। परिस्थिति अनुकूलन व्यक्ति गेस्टाल्ट से बात करना, समग्र को लेकर बात करना, परिस्थितियों के बारे में, केवल आपका 2 वाला ही सही रहेगा, बाकी यहाँ पे सारी गलत है, ठीक है। चलिए आज